Hello students, myself Rohit and I'm going to discuss with you a small topic named as energy। जी हाँ, आपने तो एनर्जी चैप्टर के बारे में क्लास 8, 9, 10 में काफ़ी सुना होगा। इस चैप्टर को हमेशा इंक्लूड किया ही जाता है इन सब क्लासेस में। तो चलिए हम इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। और जी हाँ गाइज, अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी वीडियो, चाहे ये वीडियो हो चाहे कोई भी वीडियो हो, उससे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स उससे लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स फॉर देयर बेनिफिट्स ऑल्सो। और इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो देन कमेंट मी ऑन दिस कमेंट बॉक्स सेक्शन। मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जितना हो सके उतना जल्दी मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजूंगा। चलिए गाइस स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एनर्जी चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लिसन टू द वर्ड एनर्जी। तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहला चीज आता है जब आप एनर्जी चैप्टर के बारे में, एनर्जी वर्ड के बारे में सुनते हैं? तो यही ना कि कोई भी काम को करने में सबसे ज़्यादा जब एनर्जी लगे तब स्ट्रेंथ लगे। कोई भी काम को करने में जब स्ट्रेंथ लगे किसी भी व्यक्ति को करने में, तो उसे हम एनर्जी ही कहते हैं, सिंपल और सरल भाषा में। द एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और इन अ सिंपलर वर्ड द इन्फ्लुएंस द रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी एक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है जो एक जब बिग लंप ऑफ अ रॉक को ढकेलने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है इन अपहिल इन अबव प्लेन। तो इसमें क्या दिख रहा है कि इस लड़के में जितनी ताकत होगी इस काम को करने में, जितनी स्ट्रेंथ होगी, वही इसकी एनर्जी को दर्शाएगा। तो इसी चीज को मैंने बताया कि एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये एनर्जी एक नया प्रॉपर्टी, जो एनर्जी है वो एक नए लॉ को जन्म दे देता है, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ओनली टू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ गाइस ये थी एनर्जी की सिंपल डिफिनेशन। चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ गाइस स्टूडेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या एनर्जी की जो खपत होती है वो क्या हमारे प्रोग्रेस, जो हमारी मनुष्य की प्रोग्रेस, ह्यूमन मैनकाइंड की जो प्रोग्रेस होती है, उससे क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जी हाँ गाइस, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये कंजप्शन जो है, एनर्जी की जो खपत हो रही है, जो हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लानट में जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, क्या वो डायरेक्टली प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड से कनेक्टेड है? तो जी हाँ, विथ एवरी ग्रोइंग पॉपुलेशन द एनर्जी standard of humanity, industrialization of developing countries, the global demand is expected to increase in the upcoming years। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी एनर्जी की खपत बढ़ते जाएगी, उतनी हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और जैसा कि हम जान रहे हैं, हमारी कंट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। वी आर इन द रैंक 5th इन द ग्रोइंग स्टेज। We in the rank 5th to total energy consumption also, and needs to accelerate development of the sector to meet its growth aspiration। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमें अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करना होगा। उसके लिए हम जितना चाहेंगे उतना जल्दी जल्दी इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी इस्तेमाल करने के चक्कर में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो समय के हिसाब से आगे जाने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। शायद हो सकता है 50 साल बाद, शायद 60 साल बाद, लेकिन ख़त्म जरूर होंगे गाइज। इसीलिए उसी टॉपिक पे मैं ये बना रहा हूँ, जिसमें ये पता चले कि कैसे हमें जुडिशियस वे में अलग अलग रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास एबंडेंट रिसोर्स में मौजूद हो, जैसे कि सोलर, जैसे कि विंड एनर्जी, जैसे बायो मास एनर्जी, जैसे जियो थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये सब रिसोर्सेज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे पास बहुत ही हाई डिमांड ऑफ एनर्जी है, विच इज करेंटली सेटिस्फाइड मेनली बाय कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चाहे फॉरेन ऑयल्स, नेचुरल गैस, विच इज अपार्ट फ्रॉम बीइंग नॉन रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू नहीं हो सकती एक समय के साथ। उन्हें रिन्यू होने में एक लाइफ टाइम स्केल गुजर जाएगा ह्यूमन बीइंग का, करीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाएंगी जिससे रिन्यू होने में। वो रिन्यूएबल हैं लेकिन उन्हें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा रिन्यू होने में। चलिए, और वो हार्मफुल भी एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो उसी में ये एक पिक्चर सिंपल सा डिस्कस यही बता रहा है कि ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है हमें कि क्या बता रहा है हमें कि ह्यूमन से ही ये इंटरकनेक्टेड है, ये सारे चीजें हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे पॉल्यूशंस को हम ही ज्यादातर शॉर्टकट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इन सारे पॉपुलेशन को भी इंक्रीज करने में और पॉल्यूशंस को भी इंक्रीज करने में। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक ये एनर्जी से रिलेटेड है, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमें ये जानना भी है
कि इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये एक टॉपिक आती है एनर्जी के अंदर। तो जानते हैं कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल क्या होता है। कन्वेंशनल हम उसे बोलते हैं जो आपका जो एनर्जी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड एंड डू नॉट डिप्लेट ओवर द टाइम, जो कि डिप्लेट नहीं होंगे गाइस, जो कि इनएग्जॉस्टिबल हैं, जो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस मौजूद है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जिससे फॉसिल फ्यूल्स, जिसके अंदर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आते हैं, वो भी एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उन्हें लॉन्ग टाइम स्केल में उन्हें टाइम लग जाता है। इफ कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉयटेड एट प्रेजेंट रेट्स, अगर इसी हिसाब से जिस वक्त हम इस्तेमाल करें, जिस स्पीड से इस्तेमाल करें, अगर इससे इसी स्पीड से आगे के कुछ वर्षों में भी, आने वाले अपकमिंग ईयर्स में उसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, तो दिस रिसोर्सेज में डिप्लीट इन द नियर फ्यूचर। तो उसी को हमें संभाल के चलना। देयरफॉर इन रियलिटी रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स दैट इज रिप्लेस्ड रैपिडली बाय अ नेचुरल प्रोसेस एंड इज सब्जेक्टेड टू डिप्लीशन इन अ ह्यूमन टाइम स्केल। तो हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, ज्यादातर हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, तो उसी चीज पर हम फोकस करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, हियर यू कैन सी दैट I have divided the two sections, where one is the section of conventional sources of energy and other section is a non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy consist of wood, coal, petroleum, natural gas, where non-conventional sources of energy consist of solar energy, wind energy, hydro energy, geothermal, biofuel and biogas energy। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, ये सब रिसोर्सेज हमेशा टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सब जब तक हमारे पास धरती है, जब तक हमारे पास प्लानेट अर्थ है, तब तक हमारे पास ना सूरज की रोशनी खत्म होने वाली है, ना ही हवा चलनी बंद होगी, ना ही पानी खत्म होगा। तो क्यों ना यही सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ते चले, आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो जाए और प्रकृति भी बची रह जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे कंट्री में क्या सिनेरियो एनर्जी का, हम सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसी चीज के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हम इंडिया में द कोल एंड पेट्रोलियम आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल, आप जैसा कि जान गए हैं कि नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं होगा, जो एग्जॉस्टिबल है। तो कोल एंड पेट्रोलियम, जैसा कि मैंने कि आपको बताया स्टूडेंट्स कि कोल, पेट्रोलियम नॉन कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं, सॉरी माफ करिएगा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं, जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं एक लाइफ टाइम में। तो उसी को सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया में। कोल एंड पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोल 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं कोल से। एट प्रेजेंट कोल अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी। द अनकंट्रोल्ड, आप जान भी रहे हैं कि जितना ज्यादा कोल इस्तेमाल करेंगे उतना CO2, उतना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, जिससे क्लाइमेटिकल चेंज भी बहुत ज्यादा आएंगी, जिससे कम्युनिटी स्ट्रगल करेगा, स्कार्सिटी ऑफ पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इन्वायरमेंट बहुत डिग्रेड हो जाएगा। तो आप जैसा कि इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक थर्मल पावर प्लांट की मैं यहाँ पे एक रियल इमेज लेके आया हूँ, जिसमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कोल का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं बिजली तो उत्पादन हो ही रही है, लेकिन कितनी नुकसान हो रही है गाइस यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नुकसानदेह है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। आप यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं कोल का हम लोग सबसे ज्यादा यूटिलिटीज कैपेसिटी मेगावाट में, सबसे ज्यादा बिजली तो इसी से, इलेक्ट्रिसिटी इसी से प्रोड्यूस होती है, लेकिन कितना ज्यादा परसेंटेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अबाउट 60% गाइज, जो 2017 तक थी। इंडिया की एक टोटल है जो बता रही है 2017, अप्रैल 2017 तक ये हमारी रिसोर्सेज जितना इस्तेमाल किया हमने। पानी से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हमने 14% इस्तेमाल किया। रिन्यूएबल जो सोलर, विंड सब मिला के हमने 15% इस्तेमाल किया, अबाउट 16%। नेचुरल गैस का हमने 8.1, न्यूक्लियर का हमने 1.8 और ऑयल से 0.3। तो आप देख सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। 60% हम सिर्फ कोल का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रीफली डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल, दीज आर द कॉल्ड रिन्यूएबल sources of energy, means it can be renewed after every use because it is present in abundant amount in our planet. It is known as inexhaustible sources of energy, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास, tidal energy, geothermal energy, and the conventional sources, these are called as the non renewable sources of energy. It cannot be renewed if once get used because it takes millions of years for their renewal. They are also called as exhaustible sources of energy. For example, coal, petroleum, natural gas and many more products are there, but we have to discuss in this just a brief. So आगे बढ़ते हैं, conventional sources of energy में जाते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि fossil fuels आती हैं इसके अंदर, तो इसकी डिमांड भी कितनी बढ़ती जा रही है कोल एंड पेट्रोलियम की। और our technologies are developed for using these energy resources, but these fuels are formed over millions of years ago.
मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसे बनने में, एंड दे आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसे यूज़ करने से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में प्रदूषण पॉल्यूशन फैलता है। तो बस उसी को आगे बढ़ाते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेके। जैसा कि इसमें एक और आता है जिसमें हम कोल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कोल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में। आप देख सकते हैं कोल की एक पिक्चर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। Large amount of fossil fuels are burnt every day in power stations to heat up water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity. मैं इसकी आपको एक जनरल लेआउट भी दिखा दूंगा थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बॉयलर्स को हीट करने में, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, वहाँ पे वाटर को बॉयल करने में जो स्टीम प्रोड्यूस होता है, उस स्टीम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को जनरेट करने में। और टरबाइन जब रोटेट करता है, वो जो रोटेशन ऑफ टरबाइन जनरेट करता है एक मैकेनिकल वर्क, जो कि इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होता है एक जनरेटर से। वहां उस जनरेटर में वो पावर हाउस से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। मतलब कोल से पानी गर्म हुआ, पानी गर्म के बाद स्टीम हुआ, स्टीम से हम टरबाइन घुमा रहे हैं और टरबाइन से हमें बिजली मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेते हुए। इसमें यही चीज वही लिखा हुआ है सारा चीज। ये देख सकते हैं आप लेआउट, यहाँ पे कोल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके नीचे यहाँ कोल रहता है। कोल के बाद इस कूलिंग टावर में सारा जो भी स्टीम प्रोड्यूसर है उसको यहाँ पे लेते हुए हम यहाँ से टरबाइन की जस्ट नीचे वाला जो कंडेंसर सेक्शन होता है उसको वहां से लेते हुए रोटेट करवाते हैं। यहीं से टरबाइन जनरेट होता है और इलेक्ट्रिकल जनरेटर से वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्टीम जो यूज करते हैं ना, उस स्टीम को हम लोग बेकार नहीं जाने देते हैं। उस थर्मल पावर प्लांट के जो भी होती है सिस्टम, वो उसे वापस कंडेंस करते हैं, वापस वाटर ड्रॉपलेट से बनाते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं उस बॉयलर में ले जाके, फिर उसे गर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब ज्यादा इसमें बर्बादी नहीं होती, लेकिन कोल का इस्तेमाल रेगुलर होते रहता है इसमें। तो उसी चीज में आगे बढ़ते हैं। एक हाइड्रो पावर प्लांट होती है थर्मल पावर प्लांट के बाद, जिसमें हम पानी से उत्पादन करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, जो हम एक रिजर्वोयर में स्टोर करके रखते हैं एक एनर्जी को, हाइड्रो पावर प्लांट्स को कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सिंस देयर आर फ्यू वाटरफॉल्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम हर जगह डैम्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है अपनी कंट्री में। कुछ कुछ रिवर्स में ही हम लगा सकते हैं। और हर रिवर्स, हमारे पास जितनी भी रिवर्स हैं, अधिकतर 90% रिवर्स सिर्फ मानसून के टाइम ही भरी हुई रहती हैं। सब रिवर्स हमारे पास पूरी हमेशा 12 मंथ्स हर पूरी ईयर नहीं भरी पड़ी रहती हैं। तो उससे हमारे पास ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि हम हर जगह डैम्स नहीं बैठा सकते हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए। यहाँ पे मैंने भी लिखा हुआ है, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, प्रेफरेबली इन हाईली टेरेन्स। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सैक्रिफाइस्ड एज दे हैव गेट सबमर्ज्ड। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी भी एक लेआउट है सिंपल सी। यहाँ रिजर्वोयर में हम पानी स्टॉक करके रखते हैं। उसके बाद जब भी जरूरत हो तो इसे हम नीचे लाते हैं, और उसी स्पीड की वजह से वो टरबाइन रोटेट करता है और टरबाइन जनरेटर से पावर हाउस से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद वो पावर लाइंस के थ्रू हमें बिजली देता है। यही थी हाइड्रो पावर प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या हम इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज में फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज में हम क्या क्या टेक्नोलॉजी नई इंप्रूवमेंट्स करके ला सकते हैं कि ताकि सब कम पोल्यूशन हो, कम उसकी खपत भी हो, कंजप्शन भी कम हो, और हमें अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल जाए। तो सबसे पहले आती है बायोमास, जो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ले जा रही है। जो इंप्रूवमेंट होंगी कन्वेंशनल सोर्सेज में, तो वो हमें कहाँ ले जाएंगी? नॉन कन्वेंशनल में। तो बायोमास उसी में, बायोमास इज एन एक्सेलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% मीथेन। It burns without smoke, leaves no residue like ash in wood, charcoal and coal burning. Its heating capacity is high. Biogas is also used for lighting students. The slurry left behind is removed periodically and the used as excellent manure rich in nitrogen and phosphorus. हम यहाँ जो बायोमास में इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर सब चीज की वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका एक फिगर भी आपको शो कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ बायोमास क्या क्या इसके मटेरियल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो फॉरेस्ट्री क्रॉप्स होते हैं, रेसिड्यूज जो होते हैं, इस एग्रीकल्चर रेसिड्यूज जो होते हैं, सीवेज के जो रेसिड्यूज होते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, एनिमल रेसिड्यूज होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं बायोमास कितनी अच्छी चीज है कि अगर ये इसका सेटअप हम ज्यादातर रखेंगे तो ये हमारे कितने लिए फायदेमंद है। हम यहाँ पे हर चीज के वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कुछ अच्छी नई चीजों का इन्वेंशन में। अब देख सकते हैं साइकिल क्या है बायोमास का। बायोमास पावर प्लांट से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं CO2 रिलीज करता है। CO2 कहाँ इस्तेमाल होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स उसे लेती हैं और उससे के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है। वुड रेसिड्यूज वहीं से मिलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पैलेट्स, फैक्ट्री, मतलब हर चीज इससे इंटरकनेक्टेड है। मतलब बायोमास कितनी अच्छी चीज है।
तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई एनर्जी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं विंड एनर्जी हमारे पास अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। टुडे विंड एनर्जी आल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अ विंड मिल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा दूंगा, मुझे इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो जनरेट करती है, कैसे हम हाउस तक में सप्लाई उसे जाती है। और विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इट रिक्वायर्स नो रीअकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बार जो एक्सपेंशन कॉस्ट आता है उसे एस्टैब्लिश्ड करने में, बस वही होता है, उसके बाद उसे कोई मेंटेनेंस उसमें कोई खर्चा नहीं आता। बट दे आर मेनली लिमिटेशन इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। फर्स्टली विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। जैसे हमारे कंट्री में गुजरात के हिस्सों में, जैसे राजस्थान के हिस्सों में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी एक एनर्जी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें पीछे यहाँ पे जो ब्लेड लगा होता है, ब्लेड के पीछे जनरेटर लगी होती है जो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी में करता है। उसके बाद केबल कैरीज करता है इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रांसमिशन लाइन। कंप्यूटर सिस्टम जो पीछे लगा होता है जो कंट्रोल करता है सारे ब्लेड्स को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है, ये यहाँ से कनेक्शन ये जाएगा जनरेटर में, और ये जनरेटर ये पावर हाउस सप्लाई यहाँ तक देगा सब तक। तो यही है हमारी इमेज। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि विंड एनर्जी को आप ज़्यादा अच्छा से इस फिगर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ से थ्रू होते हुए विंड एनर्जी जनरेटर में जाएगा और यहाँ से हाउस में जाएगा। तो ये सिंपल स्टेब्लिशमेंट है, सिंपल फिगर है, जिससे आप अच्छा से को रिलेट कर पाओगे विंड एनर्जी के साथ। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में तो आप जान ही गए हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उस एनर्जी को इस्तेमाल करना जो कि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में हो, जो कभी एक समय के साथ खत्म नहीं हो सकती है। और रिन्यूएबल जो आप जान ही गए कि जो रिन्यू नहीं हो सकती, नॉन रिन्यूएबल एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम आती हैं। तो उसी को आगे बढ़ते हुए हम दिखा रहे हैं कि आपको ये देखिए, अब रिन्यूएबल एनर्जी बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है, ये पाई चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, बायोमास। फिर आगे बढ़ते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू। सोलर एनर्जी जैसा कि आप जान रहे हैं, सोलर पावर प्लांट हमारे पास, हम आजकल ज़्यादातर सोलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सोलर एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी, इको फ्रेंडली है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कूल में यूज़ किया जा रहा है सोलर एनर्जी को, चाहे खाना बनाने, चाहे क्लासरूम्स में, चाहे लाइटनिंग सिस्टम, एवरीथिंग में यहाँ पे देर आर यूजिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स की ये स्मॉल फिगर को भी आप ब्रीफली समझ सकते हैं कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से सन से इसे मिलती है एनर्जी और सोलर सेल चार्ज अप होते हैं, उसके साथ एक इन्वर्टर कनेक्टेड रहता है, बैटरी कनेक्टेड रहती है, उसके थ्रू ये बल्ब कनेक्टेड रहता है लाइंस के थ्रू। तो इसी से ये होती है। आगे बढ़ते हैं, टाइडल एनर्जी के बारे में जानते हैं। वेव्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर राइजेस एंड फॉल्स। उसी के थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं। जितनी ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी उतनी ज्यादा हमें पावर मिलेगी टरबाइंस को रोटेट करने में वाटर के लिए। अगर आप समुद्र के सामने सीशोर में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे रोज अप डाउन होते रहती है वेव्स। तो मैं यहाँ एक रियल इमेज दिखाता हूँ एक टरबाइन की, जो यहाँ पे जितनी ज्यादा लहर उठेगी उतनी ज्यादा टरबाइन तेजी से घूमेगी, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये एक एनिमेटेड इमेज है, तो आप इससे कोरिलेट अच्छे कर पाओगे कि कैसे इसे समझना है। ओशन थर्मल एनर्जी, अगर ऊपरी सतह गर्म रहेगी और नीची सतह ठंडी रहती है, उस जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, उसी को हम ओशन थर्मल एनर्जी बोलते हैं, और उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन में गाइस। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनिमेटेड इमेज है और ये एक रियल इमेज है जो बता रही है कि कितने सारे हम कोल्ड वाटर डिस्चार्ज, कोल्ड वाटर इंटेक लेते हैं जो सबसे नीचे में रहती है, और वार्म वाटर इंटेक जो ऊपरी सतह से हम पानी लेते हैं, और वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं पावर को जनरेट करने में। और आगे बढ़ते हैं, और कंक्लूजन इस टॉपिक से हमें यही मिलती है कि हमें एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्स हो चाहे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो, हम अगर किसी भी एनर्जी का डिस्टर्ब करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ही करेगी इन एनी वे। In any given situation, the source which you choose depends on factors such as the ease of extraction of energy, the economics of extracting, and the efficiency of technology available in our country, जो which environmental damage को कम कर सके। तो रिसर्च तो चल ही रही है गाइस, रिसर्च कंटिन्यूज इन these areas to produce longer lasting devices that will causes less damage throughout their life। मेरे तरफ से एक इमेज है गाइस जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने अपकमिंग जनरेशन्स को रिसोर्स उनके लिए बचा के रखें, क्योंकि वो हमसे आगे जाके जरूर पूछेंगे कि हमने उनके लिए क्या बचा के रखा। तो ये हम ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतना कम पॉल्यूशन करें, उतना रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर, विंड। इस फिगर में भी यही पता चल रहा है। तो गाइज मैं इसी स्लाइड के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ,
और होप आप ठीक होगे और आप घर पे रहें, इस लॉकडाउन का पालन करें और जितना हो सके उतना सजग रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहने की कोशिश करें। गाइस, इस टॉपिक के बारे में जरूर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी करें। थैंक यू।